हेलो। तो यार जैसे कि अप्रैल का आज पहला दिन खत्म हो चुका है। पहली शिफ्ट में हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हमारे पास दूसरी शिफ्ट के भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिलो एलिमेंट्स, यानी कि हमें पता करना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे नीचे दिए गए एलिमेंट्स हैं उनको पता करना है। तो हमारे पास देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम उसकी एक टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर लोन पेयर आइटम, या कोई सिंगल पेयर आइटम है कि वो खुद को पेयर कर ले, मतलब एक टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वही होती है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को अटेंड वही करेगा ना जिसको मतलब अटेंड करने के बाद उसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो नाइट्रोजन तो यार ये तो अट्रैक्ट करना नहीं चाहेगा कि अपने पास ले ले। ऑक्सीजन हाँ चाह सकता है, भी देखते हैं। फ्लोरीन ये भी चाह सकता है। नियोन भी नहीं चाहेगा। देखो नियोन तो सबसे लास्ट में होगा, इसको इधर रख देते हैं। नियोन की टेंडेंसी तो सबसे कम होगी यार, तो इसको नियोन को इधर रख देते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन को लेने की देखो सबसे कम तो होगी नियोन की तो भाई सबसे कम होगी, पता है, क्योंकि उसके बाद फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो क्यों लेना ही चाहेगा। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन भी भाई क्यों लेना चाहेगा, उसके बाद फुली फिल्ड है। अब हमारे पास बात आती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। देखो ऑक्सीजन अगर लेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, ले लेगा, लेकिन फ्लोरीन अगर लेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके फुली फिल्ड हो जाएंगे, तो इसलिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की सबसे कम। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा ऑर्डर हो जाएगा, एक ऐसा ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट वेयर μ0 इज परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन पढ़ा रहा है, एक क्वेश्चन मतलब एक हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो अगर यहाँ पे कोई μ0 या एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जाएगा ना, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको पता है ना, C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया, ये पूछा गया, यानी कहा अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास यही आएगा, यानी कि C² इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स LT - 1 जो गया ना, LT - 1 हो गया, उसका क्या बोलते हैं, LT माइनस हो गया C का। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका स्क्वायर पूछा गया, जिसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा L2T - 2। मैंने इसके ऑप्शन इसलिए नहीं देखा है क्योंकि इसका ऑप्शन मुझे थोड़े से गलत लगे, क्योंकि इसका ऑप्शन इसमें से कोई मैच ही नहीं करते। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LT - L2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि सीक्वेंस सीरीज का एक मतलब इजी से क्वेश्चन मान सकते हैं, जो हमारे बेसिक दो फॉर्मूले हैं उसी पे बेसिक पूरा क्वेश्चन है। हमारे टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन एन APR इवन, सम ऑफ द ऑड टर्म्स इन 24 एंड द सम ऑफ द इवन टर्म्स इन 30, यानी ऑड टर्म का 24 दिया गया, इवन का 30 दिया गया। ओके, लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 21/2, यानी लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से A + 21 है, समझ गया ना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने, हमें कुछ नहीं करना। मान लेते हैं एक AP जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंट D है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है। 2n इसलिए मान लें क्योंकि ऑड इवन में n टर्म हो जाएंगे, तो 2n थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन ये बन जाएगी इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट टर्म एक्सीड बाई इतना। ओके, तो इससे हमारा ये इक्वेशन बन गई थी, इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से हमारी D की वैल्यू ये निकल गई। ओके, ऑड के लिए हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, तो उसका सम 24 दिया गया है। इवन के लिए ये बन जाएगी। तो हमारे पास जब ये हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। ओके, n की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन बहुल बच्चे होंगे ना, 6 टिक करके आंसर निकल लेंगे, लेकिन 6 नहीं होगा। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n माने थे, यानी कि 2n। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12। इट मीन्स 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक it is also from the organic chemistry IPSC basic question. Is just want to check the sp, sp2 and sp3 hybridized carbons. Okay, first we have to draw the structure of this compound. Like this it has been given 3,3 dimethyl hex 1 4 ine. Okay, let us we draw hex ene. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, now we have I think the 1 2 3 4 5 6. Okay, now we have to give the 2 dimethyl, यानी कि on the position third 1 and 2, and also on the 1 it has been ene and on 4 it is ine. Okay, if we count now the sp, sp2, sp3 hybridized carbon atoms, we would find that sp has 2 atoms, sp2 also has 2, and sp3 has 4 atoms. sp3 like 1 2 3 4. sp3 has 4 atoms of the sp3 hybridization. Okay, lateral prism is made up of the material of refractive index root to find the angle of the incidence for the minimum deviation of the light ray. देखो मिनिमम डेविएशन पता करना है हमें फॉर द मिनिमम डेविएशन ऑफ द लेंथ, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट रे। हमें मिनिमम डेविएशन पता करना है, यानी कि λm पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, μ = होता है sin A + λm/2 अपॉन sin A/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, μ की वैल्यू हमारे पास कितनी की √2 और sin A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू कितना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट रे। ओके, मिनिमम डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस
जाएगी 60 का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लैम्डा एम हम लोगों को पता करना है और ये हो जाएगा साइन 60/2 यानी साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे हम सॉल्व करेंगे ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास आ रही है 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास लैम्डा एम हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/दिस हमें डोमेन पता करनी है, जो कि ए और बी इसकी डोमेन होगी कुछ भी। तो चलिए हम देखते हैं। देखो डोमेन के लिए क्या हमें ये पता करना है, ये टर्म जो हमारा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये टर्म भी हमारा सेम वैसा ही होना चाहिए। तो 3x + 10 - x², इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जो हम 0 करेंगे ना, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो -2 से 5 के बीच में आएगी। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अपना वे भी कर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। ओके, ये हमारी एक्स वैल्यू यहाँ से आएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, तो इससे यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ना वो 0 से 5 के लिए आएगी। तो यानी हमारा इसका डोमेन जो बनने वाला है ना वो बनने वाला है 0 से 5। ओके, तो 0 से 5 इसका डोमेन बनने वाला है, तो 0 से 5 इसका डोमेन, और ये ए और बी का कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 5 हमारे पास। ओके, तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और सो ए की वैल्यू इसकी हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू है 5। इट मीन्स 1 + 0 का स्क्वायर + 5 यानी कि 25। इट मीन्स 26 इसका आंसर होने वाला है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो इनऑर्गेनिक्स है वो पूरा ही थ्योरेटिकल बेस है, आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। नेचर ऑफ द कंपाउंड टेलरियम ऑक्साइड और TeH इज, इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, TU इसकी +4 ऑक्सीडेशन होती है, तो भाई ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस पहले से क्वेश्चन मिल गया एक ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्पेक्टिवली। तो पहले मैच करेंगे कि टी की 4 होती है, तो भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका ऑब्वियस बात है यार। अगला क्वेश्चन है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंशियल पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके, देखो रिंग का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। ठीक है, अगर हमें इसके टेंजेंट भी पता करना होगा तो फिर उसको उतना ही शिफ्ट करना होगा, तो यानी I tan = mr² + mr², तो ये हमारा हो जाएगा 2mr²। और देखो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हट के हो, और दूसरा तो ये भी हो सकता है mr² इसका क्या बोलते हैं, mr² इसके उसके पोजीशन पे हो गया, फिर हमें उसको उसके प्लेन में लाने के लिए यानी उसके डायमीटर के लिए उसको और 90 डिग्री पे करने के लिए, तो उसका तो हमारा 1/2 mr² हो जाएगा, क्योंकि Ix + Iy = Iz होता है। ओके, फिर अगर यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे mr², तो यहाँ पे ये हो सकता है 3mr²/2। मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं अगर आपका जैसा भी क्वेश्चन हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इन विच द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कोई घबराने की बात है। देखो इसमें पूछा गया इसेंट्रिसिटी पूछा गया, यानी कि E = हमारा क्या होता है, E = हमारा क्या होता है, इक्वल टू होता है हमारा 1/b² बी हमारा होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए, और ए हमारा माइनर के लिए। और हमें दिया क्या गया कुछ इसमें पॉइंट दिया होगा, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यानी कि 2a = द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, यानी फोकाई के बीच में यानी डिस्टेंस 2। देखो ये हमारा एलिप्स होता है। ठीक है, ये हमारा फोकस a, E होता है, ये हमारा -a, E होता है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 2a ही हो जाता है। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा किसका, -6 यानी कि 2b। ओके, तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू जो कि निकलने वाली है 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a, E यानी कि b की वैल्यू 1/4 a ही हो जाएगा। ओके, तो हम अब यहाँ पे e की वैल्यू चुपचाप सॉल्व कर लेंगे। तो E² = 1/b की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, बी की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं व्हाट वी कैन पुट, यस 1/16 a²E²। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा a², a² से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बचा गया E² = 1 - e²/16। इट मीन्स what we get E² + E²/16 = 1। एंड इसको हम और अगर सॉल्व करेंगे तो E² को हम लोग कॉमन लेते तो ये बचेगा 17/16 = 1। तो E² = 4/√17 इसका आंसर होने वाला है। E की वैल्यू हमारा आ जाएगा, E की वैल्यू 4/√17। देखिए इससे कोई आंसर मैच करता है, हाँ भाई ये पहला ऑप्शन मैच करेगा, तो हमारा 4/√17 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मैथमेटिक्स का यार नॉर्मल, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी लग सकता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का था, लेकिन नहीं, ये क्वाड्रेटिक का थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मिक्स कर दिया था क्वेश्चन, जो कि मतलब ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा और ट्रिगो का लग रहा है, लेकिन है ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का। तो इसको देखो, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, ये हमारा एक मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा आया था, तो कॉसेक स्क्वायर को हम x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सिंपली क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वजह से हमें एक्स वैल्यू यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारी 2 और 2 - 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा हमारा इतना आ गया, लेकिन हमें इंटरवल दिया गया था कितना इंटरवल हमारे पास जो था वो था कि क्या बोलते हैं -7π/6 से 4π/3। तो इंटरवल हम ये जब निकालेंगे तो हमें इसको फिर इस लाइन से कट करेंगे तो हमारे 3 सोल्यूशन 3 6 सोल्यूशन इसके निकलने वाले हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 6 का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम 3 टिक करके निकल लेंगे। अगर 6 का ऑप्शन होता तो 6 हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल साइड लिमिट का क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पता करनी है। देखो ए और बी की मतलब इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो कैसे ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहली बार में हम लिमिट को एक्स को 0 की तरफ टेंड करा देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 + a - b/0 आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर फाइनाइट होना है तो ऊपर को भी 0 होना पड़ेगा, तो 1 - a - b = -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अगले में बार बार हम लॉपिटल रूल लगा देंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर एट द एंड हमारी एक वैल्यू -1/4 आ जाएगी। एक वैल्यू 1/-1/4 आ गई, तो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी 3/4। और हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा a + b है, तो उसका हम आंसर निकाल लेंगे तो हमारा 1/2 आ गया। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका आंसर 1/2 आने वाला है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नियोपेंटेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एन-पेंटेन। ओके, देखते हैं। देखो नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट है, नियोपेंटेन ये हो गया, एन-पेंटेन नॉर्मल हो गया 1 2 3 4 5। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया। ओके, देखो इसमें होता क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ही कॉम्पैक्ट है और क्रिस्टल है, यानी कि इसका मतलब ये एक अपने डेफिनेट स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग वॉल्यूम में सब कुछ ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमारा देखते हैं, नियोपेंटेन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नहीं, ये तो गलत बात है भाई, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे, 2 3 4 कितने भी रिप्लेस करा लो वो दे सकता है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तो देखते हैं, S1 इज करेक्ट एंड S2 इज इनकरेक्ट। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम द फिजिक्स। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर और फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A to B to A। A to B to A तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ ये ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ A ये आई थिंक होगा B एंड ये यहाँ पे फिर A। देखो क्या बोलते हैं, अगर इसमें क्योंकि 0, अगर यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट 0 होता तो मान लेता है ये यहीं पे है, तो ये A डैश कोई पॉइंट होगा मान लेते हैं। तो अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो डिस्टेंस हमारा πr हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2r। ओके, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 1 मीटर, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है पाई हो जाएगा, और नहीं डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारा πr, इट मीन्स कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। इसमें तो यार कोई हमें आंसर मैच करता नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कुछ में क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है यार, क्योंकि यहाँ तक पॉइंट कैसा होगा। अगर यहाँ पॉइंट ऐसा होगा, देखो सिंपल फंडा सेम है, डिस्टेंस मतलब कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना कहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस इतना ही करना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे और लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यार। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब क्वेश्चन देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। नॉर्मल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और चुपचाप जो हमारी गिवन कंडीशन है इसको सॉल्व कर लेनी है। देखो ये हमारी नॉर्मल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दी गई, ये हमारी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दी गई है, तो चुपचाप इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे। ये हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया e⁻2 tan x, और फिर इसकी इंटीग्रेशन को इसको सॉल्व करेंगे। एट द एंड हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लगा के आंसर हमारा 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा 3 होने वाला है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये तो हमने इससे पहले कर लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, अगला देखते हैं, और 2 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। ओके, देखो हमारे पास पहले मान के चलो 4πr², 2 छोटे छोटे ड्रॉप थी, ठीक, और इनका सरफेस हमारा पास एनर्जी कितना, एनर्जी इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू दिस, सरफेस टेंशन इनटू दिस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले हमारे पास एनर्जी कितनी थी, ये ऐड करेंगे तो 2t πr²। ओके, ये हमारे पास पहले एनर्जी निकल आई, लेकिन बाद में जब ये दोनों आपस में मिल गए, एक बड़ा ही ड्रॉप बना लेते हैं, एक बड़ा ड्रॉप, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दोनों मिलते हैं इन दोनों की वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कितनी होगी 2 × 4/3 πr³, ये इक्वल टू हो जाती है एक कोई नए वैल्यू के 4/πr³ के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो r³ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2r³। ओके, तो r³ हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू हो जाएगा 2⁻1/3r। ये हमारे पास r की वैल्यू निकल आई। तो अब नई हमारे पास जो सरफेस एनर्जी निकलने वाली वो कितनी हो जाएगी, वो हम टेंशन इंटू 4πr² होगी। ठीक है, r² की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, t इंटू 4πr² की वैल्यू 4πr² हमारा कितना हो जाएगा 2⁻1/3 r²। ओके, तो t 4π और 2⁻2/3 r², ये हमारा हो गया। तो हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, कितनी एनर्जी बढ़ी, तो यानी फाइनल में कितना हो जाएगा T4, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये हम कर लेंगे, तो फाइनल हमारी कितनी T4π और 2⁻2/3 r² माइनस 8πr² इंटू t, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 4πt r² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कि 2/3 माइनस
2 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपका आंसर ये होने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड थे, ये हो जाते हैं कंप्लीट। और आई होप आप लोग मतलब क्वेश्चन अच्छे करके आए होंगे और सारे क्वेश्चन इजीली मैंने समझा दिए, तो आपको समझ आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं कल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में। तब तक के लिए यार अपना पढ़ाई करना, और जिन लोगों से आने वाली मतलब आगे उनका पेपर है वो इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कोई पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। ओके बाय।